इस वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। नाम तो इसका रिफ्लेक्शन है, वैसे ये स्पेशल केस है रिफ्रैक्शन का। तो कैसे है ये स्पेशल केस रिफ्रैक्शन का, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तब वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जैसे मेरे पास में ये एक रे है जो कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये अपने एक्चुअल पाथ पे जाने की बजाय नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इस वाले केस में एंगल आई जो है वो कम होता है और एंगल आर ज़्यादा होता है। ये वाला है एंगल आर और ये वाला है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करूं, मतलब मैं सपोज़ इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ पर ले आया, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ा दिया, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये। तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब 90 डिग्री हो गया है। तो जो लाइट है वो इस वाटर वाली सरफेस पे ही ट्रैवल करेगी। तो इस केस को हम कहते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। मतलब रिफ्रैक्शन के केस में जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर एंगल आई, अगर एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो क्या कहते हैं हम कि जो एंगल आई है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। एंगल आई कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा कब, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो और आर की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो एंगल आई को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको कहा जाएगा, जब एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाती है, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। जब एंगल आई की वैल्यू एंगल सी से ज़्यादा हो जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल आर की वैल्यू है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लाइट को इससे ज़्यादा एंगल यहाँ से लेकर के आऊँ, लाइट इस वाले एंगल पे आ रही है यहाँ से, तो ये वापस से अंदर ही बेंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लाइट स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होकर उसी मीडियम में वापस आ गई। मतलब रिफ्रैक्शन तो हुआ नहीं। रिफ्रैक्शन तो तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जब लाइट टकरा करके उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब एंगल आई की वैल्यू सी से ज़्यादा हो जाएगी तब क्या होगा, TIR होगा, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और आर की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी। इस केस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम देखते हैं, जैसे सपोज़ मैं ये ग्रीन वाली रे के लिए ले रहा हूँ कि जब आर की वैल्यू 90 डिग्री है तो उस टाइम के लिए मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, फिर जिसमें लाइट जा रही है वो वाला मीडियम तो एयर में जाना चाहती है, या फिर मैं ये कह देता हूँ कि ये वाला तो है डेंसर मीडियम और ये वाला है रेयरर मीडियम। तो लाइट कौन से मीडियम में जा रही है, रेयरर में जा रही है, और कहाँ से जा रही है, डेंसर से। तो जिसमें जाती है पहले वो वाला मीडियम लिखते हैं और फिर जिसमें से जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो RD लिखेंगे, डेंसर से रेयरर। तो साइन आई अपॉन साइन आर। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस सी के बराबर हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा साइन सी क्रिटिकल एंगल और ये साइन 90 इज इक्वल्स टू, अच्छा म्यू आर डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू DR, रेसिप्रोकल होता है। ये हम पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मैं यहाँ से म्यू DR की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, म्यू DR कितना आ जाएगा, 1 अपॉन साइन सी। तो ये फार्मूला आ गया किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तब हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये मान लूँ इस केस में कि जो डेंसर मीडियम है, इफ़
डेंसर मीडियम क्या है, वाटर, और रेयरर मीडियम क्या है, एयर। तब क्या होगा, तब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू डब्लू इज इक्वल्स टू 1/sin c। वाटर की जगह मीडियम में लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे m ले लूँगा, तो म्यू m इज इक्वल्स टू 1/sin c हो जाएगा। कौन सा केस हो रहा है ये उस केस में है जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर हो रहा है। इसके बाद बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ काम में आता है। सबसे पहली एप्लीकेशन तो यही है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड के लिए ज़रूरी है। मतलब डायमंड के अंदर एक बार जब लाइट चली जाती है तो लाइट अंदर ही अंदर स्ट्राइक होकर के घूमती रहती है, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी हमने पढ़ा था कि लाइट स्ट्राइक होकर के वापस उसी मीडियम में अंदर वापस आ गई। तो यहाँ पे डायमंड के सरफेस होगी और लाइट एंटर करने के बाद उसी में घूमती रहेगी, तो जिससे डायमंड हमें स्पार्कल करता हुआ दिखेगा। अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं तो क्रिटिकल एंगल अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होता है, जिसमें हमें वैल्यूज़ याद नहीं रखनी। मैं केवल आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि जो वाटर होता है, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल लगभग 48 या 49 डिग्री के आसपास होता है क्रिटिकल एंगल। इसी तरह से ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जिससे लाइट टकरा करके वापस उसी के अंदर आ जाए, ये 37 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री के आसपास तक होता है। और डायमंड के लिए ये 24-25 डिग्री के आसपास ही हो जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं जो म्यू है वो सी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू घटती जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा डायमंड के लिए होता है, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल काफ़ी कम आ रहा है। तो इसकी जो एक एप्लीकेशन है ये तो यही हो जाएगी, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम में आता है। 10th क्लास में हम रेनबो में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं कि लाइट जब रेनबो फॉर्म होता है वाटर ड्रॉप के अंदर तो पहले TIR होता है, उसके बाद में डिस्पर्जन की वजह से रेनबो फॉर्म होता है। अच्छा, TIR की एक और एप्लीकेशन है जिसको हम टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के नाम से जानते हैं। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के नाम से जानते हैं। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, जैसे हमारे पास में ये एक प्रिज्म है और इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट के हेड से रे गई, स्ट्राइक होकर के यहाँ पे ऐसे आ गई। फिर ये ए है तो यहाँ पे ए डैश फॉर्म हुआ। इसी तरह से ऑब्जेक्ट की टेल से रेज गई, स्ट्राइक होकर के यहाँ पे आ गई। अगर ये बी था तो यहाँ पे बी डैश फॉर्म होगा और इमेज इस तरह से आ जाएगी। हेड ए पे था तो इमेज का भी हेड ए पे रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी लाइट गई, स्ट्राइक होकर के वापस इस तरह से वापस बाहर आ गई। अगर मैं प्रिज्म को थोड़ा सा इस तरह से रख दूं और वापस से ऑब्जेक्ट यहीं पर है, तो रे जाएगी, स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक होने के बाद में इधर स्ट्राइक होगी, फिर वापस बाहर आ जाएगी। इसी तरह से जब रे यहाँ से जाएगी तो इधर स्ट्राइक होगी, यहाँ स्ट्राइक होगी और स्ट्राइक होकर के यहाँ आ जाएगी। तो ये अगर ए था और ये बी था तो जो इमेज फॉर्म होगी वो रिवर्स फॉर्म होगी और ये बी डैश और ये ए डैश हो जाएगा। तो इन केसेस को हम बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और ये भी किस पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर मैं एक और एप्लीकेशन की बात करूं तो वो होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑप्टिकल फाइबर किस में काम में आता है, डेकोरेटिव लाइट्स में काम में आता है, या फिर कम्युनिकेशन में, इंटरनेट में सिग्नल्स को एक जगह से, ऑप्टिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर को काम में लिया जाता है। ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर एक ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर हम ऑप्टिकल रेस को भेजेंगे, ऑप्टिकल सिग्नल्स को इसके अंदर भेजा जाएगा। फिर उसके बाद
इसके चारों तरफ एक कोटिंग होती है, ये ग्लास की बनी हुई है, हाई क्वालिटी ग्लास का होता है ये, हाई क्वालिटी ग्लास है ये। कोई ज़रूरी नहीं है ग्लास हो, प्लास्टिक का भी हो सकता है, सिलिका का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। और इसको कोर कहते हैं, कोर। ठीक है। इसके चारों तरफ इसकी सेफ्टी के लिए एक जैकेट होता है, इस तरह से यहाँ पे। और ये भी ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ होगा। इसको क्लैडिंग कहा जाता है, CLADDING, क्लैडिंग। ठीक है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। इसके दोनों के बाहर एक और तीसरा जैकेट होता है, इस तरह से। ये इनको कवर करने का काम करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा। इसको बफर कोटिंग कहते हैं, बफर कोटिंग। अब इसमें क्या होगा, लाइट सिग्नल्स को यहाँ से भेजा जाएगा और जो μ1 और μ2 है इसमें रिलेशन होता है कि जो μ1 है ये बड़ा होता है μ2 से। ये ब्लू वाला जो कोर है ये पूरा अंदर तक है, इसके कंप्लीट, इसके चारों तरफ क्लैडिंग है। ये भी एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके बाद बफर कोटिंग है। एक तरह से आप मान सकते हैं वायर्स हैं ये, या एक के अंदर एक के अंदर एक होते हैं। डिश टीवी वगैरह में भी हो सकता है, आप लोगों ने देखे हो, उसी फॉर्म में है ये। और इसके अंदर लाइट कैसे जाएगी, यहाँ से सिग्नल को जब ट्रांसमिट किया जाएगा तो लाइट इसके अंदर इस तरह से ट्रैवल करेगी। तो ये लाइट सिग्नल्स हैं, ये इसको क्रॉस करके बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो कुछ पर्टिकुलर एंगल अगर हम फॉलो करें, या फिर मैं कह सकता हूँ क्रिटिकल एंगल पे अगर हम लाइट को भेजेंगे तो लाइट इसी के अंदर बार बार स्ट्राइक होकर के तो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे भी TIR हो रहा है, 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 हर जगह TIR हो रहा है और लाइट इसी के अंदर ट्रैवल कर रही है सिर्फ। तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक और एप्लीकेशन है। थैंक यू।